प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग पॉलिटेक्निक का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, हम ये इंश्योर करेंगे कि वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या दिया हुआ है कि तरुण तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। 4 वर्ष पश्चात वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाती है। तब 4 वर्ष पहले तरुण की आयु क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, तरुण, ध्यान से देखते चलिएगा। तरुण और वरुण का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 3:7। इसका मतलब क्या, तरुण की आयु यदि हम क्या मान लें 3x, तरुण की वर्तमान आयु यदि हम क्या मान लें 3x मान लें, तो वरुण की वर्तमान आयु जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 7x के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या करा, 4 वर्ष पश्चात मतलब 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष हो जाती है। अगर वर्तमान आयु वरुण का 7x है, तो 4 वर्ष बाद वरुण का जो आयु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7x+4। बट 7x+4 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखा है, 39 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 7x का जो वैल्यू है 39 - 4 के बराबर, तो 7x का वैल्यू 35 के बराबर, x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि तरुण का जो वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगा, 3x मतलब 3 × 5 तो 15 वर्ष, और वरुण का जो आयु है वो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले तरुण की आयु, अगर तरुण की वर्तमान आयु 15 है, तो तरुण की आयु 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो तरुण की वर्तमान आयु अगर 15 है तो 4 वर्ष पहले मतलब 4, इसमें से अगर घटा देंगे हमको 4 वर्ष पहले उसका एज क्या था ये हमको पता चल जाएगा। 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 वर्ष आ जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसका आयु पता चल गया, तरुण की आयु पता चल गया। कितना कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या है, सही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इस कंसेप्ट पे आधारित अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस क्या कीजिए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए और हमारे साथ आप भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार ही क्या हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाए। तो अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाना है तो आप क्या कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। बहुत ही कम टाइम बच गया है, और इतना ही टाइम में आपको क्या करना है, अच्छा से मेहनत करके एग्जाम में जाना है, ताकि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसका आयताकार बॉक्स जिसकी बीमाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब ये आप बताइए, ध्यान से देखते चलिएगा। एक आयताकार बॉक्स क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये एक आयताकार बॉक्स है। ये क्या है, आयताकार एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स का जो बीमाएं दे रखा है, लंबाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दे रखा है, ये जो चौड़ाई दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और इस बॉक्स का ऊंचाई कितना दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, बॉक्स का ऊंचाई कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर।
तब आपसे पूछा जा रहा है कि एक पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम पेंसिल को क्या करें, विकर्ण के ऊपर रख दें, क्योंकि इस बॉक्स का सबसे ऊंचा, अगर हम पेंसिल को किस पे रख दें, विकर्ण पे रख दें, तब उस केस में आपका जो पेंसिल होगा, पेंसिल का जो लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बॉक्स का विकर्ण का जो लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब क्या कि अगर इस बॉक्स के विकर्ण के लेंथ का आप पेंसिल इसके अंदर में डाल देते हैं, वो पेंसिल सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि आप इसका विकर्ण बताइए क्या होगा। अगर आप इस बॉक्स का विकर्ण निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लंबाई का पेंसिल इसके अंदर में आप क्या रख सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है कि इस बॉक्स का हम क्या करें, विकर्ण निकाल लें। तो बॉक्स का जो विकर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, √L² प्लस B² प्लस H² के बराबर होगा। मतलब क्या कि इस बॉक्स का जो विकर्ण होगा, बॉक्स का जो विकर्ण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। अब बताइए L का जो वैल्यू है वो क्या है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस B का जो वैल्यू दे रखा है कितना, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस हाइट का जो H जो है उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 64, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 40। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको √104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √104। और √104 का जो वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 2√26 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर के पेंसिल को आप इसके अंदर में रख सकते हैं, मतलब इससे बड़ा पेंसिल आप इसके अंदर में नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि a की पावर x का वैल्यू b की पावर y के बराबर है और b की पावर y का वैल्यू किसके बराबर है, c की पावर z के बराबर है, और a b c का वैल्यू 1 के बराबर दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू इनमें से क्या होगा। यहाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और हम बता चुके थे, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर a की पावर x का वैल्यू b की पावर y के बराबर है और b की पावर y का वैल्यू c की पावर z के बराबर है, तो इसका वैल्यू हम क्या मान लेते हैं कि k के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर x का वैल्यू k के बराबर है। अगर a की पावर x का वैल्यू k के बराबर है, तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि आप ये बताइए कि x का वैल्यू a का वैल्यू क्या होगा, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/x हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर रहता है तो इस इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। इसका मतलब a की पावर n का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a की पावर 1/n के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि जब इस रूट को आप इस वैल्यू को अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/n के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। तो अब जब इस n को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तब उम्मीद करते हैं कि ये जो है घातांक और करनी में आपको पता होगा। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या लिखें कि अगर a की पावर x का वैल्यू k के बराबर है तो a का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। उसी तरीका से अगर b की पावर y का भी वैल्यू अगर k के बराबर है तो b का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 1/y के बराबर हो जाएगा। और यदि c की पावर z का वैल्यू k के बराबर है तो c का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 1/z के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लें, और हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS वाले साइड को एक साइड करते हैं और RHS वाले साइड को एक साइड करते हैं। यहाँ देखिए a है, यहाँ b है और यहाँ c है, तो a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इंटू k की पावर 1/z। अब यहाँ देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कब, जब बीच में क्या हो, गुना का साइन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABC इक्वल टू क्या हो गया, k की पावर 1/x प्लस 1/y
प्लस 1/z। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो ABC का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या कि ABC की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब यहाँ देखिए, इसको आप 1 को क्या लिख सकते हैं, k की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 डालने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। k की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब यहाँ देखिए बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा, xyz। अब x से अगर xyz में डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, y इंटू जेड इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, yz प्लस y से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो xz होगा, xz इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, xz। और z से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या पता चला कि xy प्लस yz प्लस zx का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो। क्यों, क्योंकि xyz इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोना कोनी क्या किए, गुना कर दिया। इससे क्या पता चल रहा है कि xy प्लस yz प्लस zx का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। xy प्लस yz प्लस zx का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:7। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या आपका क्या है, अगर दो संख्या का अनुपात 4:7 है, इसका मतलब पहला संख्या अगर हम 4x कंसीडर करते हैं तो दूसरा संख्या जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 7x के बराबर हो जाएगा। अब पहला संख्या अपन में दूसरा संख्या का रेशियो निकालिएगा कितना आ जाएगा, 4:7 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम नंबर कंसीडर किए हैं, लिए हैं, वो क्या है, सही। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया, मतलब क्या कि अगर 4x में से भी 5 हम घटा दें और 7x में से भी 5 घटा दें, तब इसका जो रेशियो हो जाता है, अनुपात जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है, मतलब 1/2 हो जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5 इंटू 1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस 10 इक्वल टू 7x माइनस 5। अब बताइए 8x माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया, 7x माइनस 5। अब 7x को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे क्या आ जाएगा, 8x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10। 8x में से अगर 7x को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, x, और 10 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 5 है तो 4x का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। अब बताइए बड़ी संख्या क्या है, 35। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि AB जो है CD के पैरेलल है और ट्रायंगल APQ का वैल्यू 50 डिग्री है और PRD का वैल्यू कितना है, PRD का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 मिनट हम दिखा दे रहे हैं। APQ का वैल्यू, यहाँ देखिए APQ का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर। और PRD का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 127 डिग्री के बराबर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो x दिख रहा है और ये जो y दिख रहा है, x और y का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। अब देखिए APQ और PQR कंस्ट्रक्शन देखिए। ट्रायंगल APQ जो होगा, एंगल APQ का जो वैल्यू होगा, एंगल
पी क्यू आर के बराबर होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंतःकोण जो होता है एकांतर अंतःकोण, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 50 डिग्री है तो x का जो वैल्यू होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू किसके बराबर है? 50 डिग्री के बराबर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एकांतर अंतःकोण का जो वैल्यू होता है आपस में बराबर होता है। तो ए पी क्यू का जो वैल्यू होगा पी क्यू आर के बराबर होगा। इसका मतलब पी क्यू आर जो है वो क्या है? एक्स है। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। अब मेरा टारगेट क्या है? वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब बताइए, अगर 127 ये है तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, हम कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर ये रेड कलर वाले एंगल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 180 में से 127 को घटा देना पड़ेगा। तो 180 में से अगर 127 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 127 प्लस 3 30 हो गया। अब 50, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 53 डिग्री के बराबर। अब आपको क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस, अगर ये रेड कलर का नाम हम रखते हैं z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताइए x का जो तो वैल्यू जो है कितना दे रखा है? 50 डिग्री दिया हुआ नहीं, हम निकाले हैं। और y का जो वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करना है। और z का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? 53 डिग्री के बराबर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब बताइए 50 क्या हो गया? 100 प्लस 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 103। तो y प्लस 103 डिग्री, y प्लस 103 डिग्री का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। तो y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री अब माइनस 103 डिग्री। अब बताइए 180 में से अगर 103 को घटाते हैं कितना आ जाएगा? 73 डिग्री। 73 डिग्री आएगा, 77 डिग्री, तो 77 डिग्री आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 77 डिग्री के बराबर। और x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 50 डिग्री और y का वैल्यू 77 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो क्या है? सही। ऑप्शन बी क्या है? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू √2 है तब आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या हो। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, साइन थीटा प्लस यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर है? √2 के बराबर। तब आपसे पूछा क्या जा रहा है? थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आप बताइए। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। एक जगह पे क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमको पता है। क्या पता है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर। अब यहाँ देखते चलिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, और आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। मतलब क्या कि जहां आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखेगा उसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं? साइन 2 थीटा रख सकते हैं। ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उसके जगह पे हम क्या रख रहे हैं? साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अब बताइए थीटा के किस एंगल पे साइन का जो वैल्यू होता है 1 होता है?
ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि इस 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री रख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 90/2। इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि log x + 1 to the base 10 माइनस log x - 1 to the base 10 का वैल्यू यदि 1 के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान इनमें से क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि log n to the base a माइनस log n to the base a का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, log m/n to the base a के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, जब ये दोनों आपस में सेम हो, बेस सेम हो और बीच में क्या हो, साइन नेगेटिव का हो, तो दोनों ये जो पावर दिख रहा है इस दोनों का आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो इसी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा। दिया हुआ है कि log x + 1 to the base 10 माइनस log x - 1 to the base 10 इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो log x + 1 अपॉन में x - 1 to the base 10 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन क्या पता है कि log n to the base a का वैल्यू यदि x के बराबर है, इस n को हम क्या करते थे, नीचे खींच करके लाते थे और इसके ऊपर में क्या पुट कर देते थे, x। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि log n to the base a का वैल्यू यदि x के बराबर है तो n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, a की पावर x के बराबर होगा। अगर इसको आप नीचे खींच करके लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन में x - 1 इक्वल टू 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। x + 1 अपॉन में x - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो x + 1 × 1 तो x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 10 × x - 1। अब बताइए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 10x - 10। अब 10x को ये जो x है उसको हम राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं और ये जो -10 है उसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1 + 10 इक्वल टू क्या हो गया, 10x - x। अब बताइए 10x में से x को अगर घटाते हैं, 10x में से x को अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 1 11। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 11/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। तब पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कुलर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर सेक्टर। तो सर्कुलर सेक्टर और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, वृत्त त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका ये क्या है, सेंटर, और ये क्या है, इसका रेडियस, ये भी रेडियस। अगर ये थीटा और ये जो है ये क्या है, आर्क, इसका लेंथ हम क्या मान ले रहे हैं, एल मान रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। ये आपको मालूम होना चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। और ये जो आपको हम ये जो फिगर दिखा रहे हैं पेंट किया हुआ, इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है, 1/2 r² थीटा, या किसके बराबर होता है, 1/2 L × R के बराबर होता है। अगर इतना कंसेप्ट आपको मालूम है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं। तो क्या चीज ध्यान में रखना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 r² थीटा, जहाँ पे थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है।
या इसका एक और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एल इंटू आर के, क्या होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम है ये दोनों, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ है कि एक हम सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, करा के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इसका मतलब अगर ये 5.2 सेंटीमीटर है, अगर ये भी क्या हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड का परिमाप 16.4। ये जो आपको वृत्तखंड दिख रहा है, इसका परिमाप क्या है, 16.4 है। तो यहाँ परिमाप 16.4 है, इसका मतलब क्या, ये जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, ये जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, इसका लंबाई जो है वो कितना है, 16.4। परिमाप कितना दिया हुआ है, 16.4 सेंटीमीटर। अब बताइए ये जो परिमाप है, अगर ये ओ इसको कंसीडर कर लिए, इसको ए मान लिए और ये बी मान लिए, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ओ बी का लेंथ प्लस ओ ए का लेंथ और प्लस चाप ए बी का लेंथ इक्वल टू क्या दे रखा है, 16.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बताइए ओ बी का लेंथ कितना है, 5.2, और ओ ए का भी, ओ बी का लेंथ 5.2, ओ ए का भी लेंथ 5.2 दे रखा है, और ए बी आपको फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, चाप की लंबाई है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16.4। आप बताइए ए बी का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ए बी का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 5.2 प्लस 5.2 कितना हो जाएगा, 10.4 हो जाएगा। और 16.4 में से अगर 10.4 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब चाप ए बी का जो लंबाई है वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू एल बाई आर। तो 1/2 एल का, एल क्या है, चाप का लेंथ, तो 6 गुना आर क्या है, 5.2। जब इसका आप वैल्यू निकालते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि यदि ए का वैल्यू x अपॉन में x प्लस वाई है और b का वैल्यू x अपॉन में x माइनस वाई है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए बी अपॉन में a प्लस बी का वैल्यू क्या हो। तो ए बी अपॉन में a प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। a का वैल्यू क्या है, x अपॉन में x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में a प्लस बी। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, x अपॉन में x प्लस वाई, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, y अपॉन में x माइनस वाई। अब ऊपर वाले का वैल्यू अगर निकालिएगा तो एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे वाले का जो वैल्यू हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बताइए एक्स वाई अपॉन में क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई या वाई एक्स, प्लस y इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, वाई एक्स, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस y इंटू वाई करेंगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब बताइए इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक पहिया है, तो एक पहिया 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगा रहा है, 4000 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में अगर तय की गई दूरी आपसे अगर हम पूछे, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 44 किलोमीटर अपॉन में 4000। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 44 गुना 1000 अपॉन में 4000। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, कितना हो गया, 11 मीटर।
मतलब क्या कि एक चक्कर में जब पहिया एक बार घूमेगा तो कितना मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा? 11 मीटर का। अब क्या पूछ रहा है कि तब पहिए का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या, एक चक्कर लगाया यहाँ से यहाँ अगर चला गया तो एक चक्कर लगा करके यहाँ 11 मीटर जब चला जाता है तो एक चक्कर लगता है। इसका मतलब क्या कि उसका जो परिधि होगा, परिधि किसके बराबर हो जाएगा? 11 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि जो है वो किसके बराबर दे रखा है? 11 मीटर के बराबर दे रखा है। अब अगर वृत्त की परिधि 11 मीटर के बराबर दे रखा है तो हमको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या है? 11। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 अपॉन में 2 पाई, और पाई का वैल्यू क्या रख दीजिएगा? 22/7। ये क्या हो जाएगा? 11 2 इंटू 22 गुना 7। 11 से ये कितना 2 बार में कट जाएगा तो 7 बट्टे क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 7/4। तो 7/4 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 1.75 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी है। इसमें लॉजिक बस यही लगाना है कि जब एक बार चक्का घूम करके आगे चला जा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या, पूरा अपने वृत्त के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर वो क्या किया? घूमा होगा। अगर घूम करके आगे गया इसका मतलब क्या कि एक चक्कर जो है वो क्या है? वृत्त की परिधि के बराबर है। बस उसको हम क्या किए? इक्वेट किए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।